गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा पूर्णांक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम आज हिंदी में एक टॉपिक है ब्राह्म चिन्ह। क्या है ब्राह्म चिन्ह? और देखिए, बस इसी बोर्ड से हम यहाँ से पढ़ेंगे। जो सामने लिखे हुए हैं कुछ एक आध और बीच में याद आ जाएगा तो मैं उसको यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। अदरवाइज ये लगभग मैंने सभी इम्पोर्टेंट जो भी ब्राह्म चिन्ह हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो अभी हम इनको स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ब्राह्म चिन्हों से रिलेटेड प्रश्न जो आता है, एक तो ब्राह्म चिन्ह दे रखा होता है और कहा जाता है कि ये जो है किसका सूचक है, या फिर कहा जाता है कि निम्न में से लाघव चिन्ह को छांटिए, उद्धरण चिन्ह को छांटिए, वगैरह वगैरह, तिर्यक चिन्ह को छांटिए या संयोजक कौन सा है। तो चार ऑप्शन में चार अलग अलग दे रखे होते हैं, उनमें से आपको बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले देखिए, यहाँ आ रहा है आपका पूर्ण ब्राह्म। ठीक है, अभी हम इन सबको पढ़ेंगे। आपने इससे पहले भी पूर्ण ब्राह्म को पढ़ा होगा। प्रश्न एक ऐसा भी पूछा जाता है जिसमें एक सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस में कहा जाता है कि इसमें ब्राह्म की दृष्टि से कौन सा सेंटेंस इनमें सही है चारों में से, या उस वाक्य को चुनिए जो गलत है या सही है, या फिर इसमें ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग करते हुए बताइए कौन सा प्रश्न सही होगा। तो इस तरह से कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको अर्थ के अकॉर्डिंग आपके जो प्रश्न होते हैं आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बाकी आगे पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले आप सुनिए। यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों ने जेल पुलिस का फॉर्म डाला हुआ है, जेल पुलिस का, तो उसकी बेहतर तैयारी के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या है, अभी जो समय चल रहा है, ऐसे समय में हमने इसके लिए एक स्पेशल बैच लगाया हुआ है। तो उस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस पर कॉल करिए। आपको पता तो होगा कि ये सितंबर मंथ में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इसमें एक जगह पक्की हो जाए, उसके लिए आपको आज सोचना पड़ेगा, बहुत जल्द सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आज और अभी मुझे कॉल कीजिए या मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास आपके उस बैच के लिए क्या प्लानिंग है और किस तरह से वो बैच रनिंग में है। तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, आप उस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। हमारा अपना जो टॉपिक है आज का, छोटा सा टॉपिक ब्राह्म चिन्ह, जहाँ से एक प्रश्न अवश्यंभावी आता ही आता है, अवश्य आता है। तो देखिए, यहाँ हमने पूर्ण ब्राह्म सबसे पहले पढ़ना है। और देखिए, पूर्ण ब्राह्म क्या होता है। पूर्ण ब्राह्म आप सभी लोग जानते होंगे। जब हम कोई भी बात कहते हैं, जैसे मोहन आ रहा है, मोहन जाता है, तो हम एक सेंटेंस लिखने के बाद जो ब्राह्म लगाते हैं वही आपका पूर्ण ब्राह्म होता है, ये वाला जो ब्राह्म होता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अपूर्ण ब्राह्म या उपब्राह्म दिया गया है। तो उपब्राह्म का जो चिन्ह है वो ये होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कहाँ पर लगता है, देखिए ये नहीं, ये होता है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, देखिए आपको मैं यहाँ समझाता चलूँ। जैसे आपने कभी कहा लिखा होगा, आपको एक कभी फॉर्म मिलता है जिसमें लिखा होता है नाम, पिता का नाम, फोन नंबर, पता। तो आप देखते हैं कि आपको ये जो फॉर्म मिल जाता है, उसके बाद अपना आप यहाँ पर फिल करते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, पता मेरा ये है। इस तरह से आप यहाँ पर ये आप फिल करते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है, मतलब नाम के बाद क्या था, अपूर्ण था, उसको आपको पूर्ण करना है। तो अपूर्ण था, उसके लिए ये चिन्ह लगा दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये हमें फिल करना है, ये बात अपूर्ण है, नाम के बाद हमें इसको पूरा करना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद आता है अल्पविराम। और देखिए, अल्पविराम का जो चिन्ह है वो ये होता है, मतलब जो नीचे की साइड से कॉमा लगा रहता है वो अल्पविराम होता है। जब आप छंद पढ़ते हैं तो छंद में आप एक जगह पर कॉमा लगा रहता है, और नहीं भी लगा होता है तो आप वहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा सा सांस लेते हैं। या किसी भी सेंटेंस में अल्पविराम होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर लिखा जाता है कि मोहन और राधा बाजार गए। फिर कई बार वो वहीं पे अल्पविराम होता है और लिखा होता है कि वहाँ से वो 1 किलो गाजर लेकर आए या कुछ भी सामान लेकर के आए थे। तो यहाँ पर जब बात पूरी खत्म नहीं होती है तो बीच में हम वहाँ पर अल्पविराम लगा देते हैं। अर्धविराम जो होता है, यहाँ पर लगभग ये बात जो है, अर्धविराम का जो चिन्ह है, पहले तो आप उसको समझिए। अर्धविराम आपका ये होता है, ठीक है, ये वाला जो है,
वो अर्धविराम होता है, मतलब जिसको हम इंग्लिश में सेमी कॉलन कहते हैं, जिसमें ऊपर एक डॉट जैसा होता है, नीचे कॉमा होता है। तो ये जो है अपनी बात पूरी करता है, लेकिन ये एक विराम के अंतर्गत आता है, एक विराम के अंतर्गत। जैसे कोई बड़ा सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक बात हमें पूरी खत्म कर देनी है वहां पर, और उसके बाद भी उस खत्म हुई बात को भी हमें एक बड़े सेंटेंस के अंदर लेना होता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा ए बी सी, ए तथा बी तथा सी, मतलब ए कॉमा बी तथा सी, सेमी कॉलन लगा दिया यहां पर हमने, मतलब अर्धविराम लगा दिया, डी ई तथा एफ सीधी रेखा में है, सीधी रेखा में है। इसका मतलब क्या है, ये भी सीधी रेखा में है, ये भी सीधी रेखा में है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये लगा दिया, तो इसके लिए भी यही बात कही जा रही है, इसके लिए भी यही बात कही जा रही है। तो ये वाक्य पूरा हुआ, लेकिन ये लोग भी सीधी रेखा में है और ये भी सीधी रेखा में है, ये 3 सीधी रेखा में है, ये वाले 3 सीधी रेखा में है। तो कुछ इस तरह का होता है, जहां पर एक पूर्ण विराम के अंतर्गत, अंदर ही, एक वाक्य के अंदर ही इसका प्रयोग कई बार होता है, तो ये अर्धविराम कहलाता है। देखिए प्रश्न चिन्ह मुझे आवश्यकता नहीं है बताने की, ज्यादा तो समझाने की। विस्मयादि बोधक ये वाला चिन्ह होता है। योजक चिन्ह आपका जो है वो ये होता है। योजक चिन्ह मतलब जो छोटा सा डैश होता है, देखिए हालांकि निर्देशक ये भी एक डैश होता है, तो ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, जिसको इंग्लिश में हम हाइफन कहते हैं और इसे डैश कहते हैं। ठीक है, ये हाइफन और ये डैश। तो ये वाला जो है ये कहां पर आता है, जैसे पिता पुत्र, इस तरह से। ठीक है, जो आपका द्वंद्व समास में भी यूज होता है, ये वही है जिसको हम योजक, संयोजक या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। पिता पुत्र, पति पत्नी, अच्छा बुरा, ये इस तरह के वाक्यों के बीच में, इस तरह के शब्दों के बीच में आता है। देखिए विवरण चिन्ह क्या है, विवरण चिन्ह आपका ये होता है, ये आपका जो है विवरण चिन्ह होता है। किसी भी बात का विवरण हमें देना होता है तो ये रहता है। निर्देशक का मतलब होता है ये भी कुछ इस तरह विवरण जैसा ही होता है, लेकिन निर्देशक ये वाला चिन्ह आपने अक्सर देखा होगा, जब लिखा रहता है नीचे दिए गए समीकरण को हल करें, लिखा रहता है ना, तो ऐसे चिन्ह लगा होता है। ये यहाँ पर निर्देशक का काम करता है। ठीक है, और इसके बाद आता है लोप चिन्ह। तो देखिए लोप चिन्ह जो है, लोप चिन्ह का मतलब क्या होता है, इस तरह से डॉट 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 हो जाता है, तो आप उसे कहते हैं कि ये लोप चिन्ह है, मतलब रिक्त स्थान है। ठीक है, इसको यहाँ पर लोप किया गया है, छुपा लिया गया है। इसके बाद आता है आपका रेखांकन। देखिए रेखांकन क्या है, जैसे आप कोई भी बात लिखते हैं और उसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये रेखांकन होता है। जैसे हमने कहा रेखा और राधा बाजार गए, हमने इसमें बताना है कि और यहाँ पर क्या है, हमने इसे अंडरलाइन कर दिया कि जो अंडरलाइन है, जो रेखांकन शब्द है, ये संयोजक का काम यहाँ पर कर रहा है, रेखा और राधा को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये रेखांकन का मतलब अंडरलाइन होता है। और लाघव चिन्ह, जैसे कि आप कहते हो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, इस तरह से जब आप लिखते हो तो ये जो जीरो जैसा छोटा सा बनता है, जो शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए काम आता है, तो ये आपका लाघव चिन्ह कहलाता है। कई बार पूछा जा चुका है ये। अगला है गुरु चिन्ह। तो गुरु चिन्ह आपको पता है वो एस जैसा जो बना होता है, लघु और दीर्घ जो होते हैं, लघु और दीर्घ आपने पढ़ा होगा, जब मात्राएं गिनते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े तो एक मात्रा दो मात्रा, इस तरह से आप जो गिनते हैं, ये वही वाला दीर्घ यानी कि गुरु चिन्ह है। तो गुरु जो होता है वो डबल 2 मात्राओं वाला चिन्ह होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हंस पद या फिर त्रुटि बोधक की। ठीक है, देखिए इसकी एक्सरसाइज में कराऊंगा, इसलिए यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं लिख रहा हूँ। हंस पद यानी त्रुटि बोधक, तो हंस पद से मतलब ये होता है हंस का पद, या फिर कई बार ऐसे भी मिलता है। ठीक है, तो ये एक ही बात है, आप इसको एक जैसा समझिए। ये इस तरह से दोनों तरीके से मिल जाता है। और ये कैसे होता है, जैसे मैंने या मैं जून, थोड़ा नीचे लिखता हूं, मैं जून को दिल्ली
जाऊंगा। क्या लिखा? मैं जून को। अब बाद में याद आया भाई कितने जून को जाऊंगा, ये तो ध्यान नहीं रहा लिखने का, जगह यहाँ पर कम है, तो इस तरह से लिख देते हैं कि मैं 25 जून को दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पर त्रुटि बोधक जो चिन्ह लगा दिया, इससे पता चलता है कि मुझसे पहली बार इस बात को लिखने में एक त्रुटि हो गई थी, उसका बोध ये चिन्ह करा रहा है कि यहाँ पर कुछ और लिखा जाएगा। वो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर 25 आएगा। ठीक है। तारांकित या तारक चिन्ह का मतलब क्या होता है? देखिए तारक चिन्ह आप जानते हैं स्टार होता है। ठीक है, तारक। तो इस तरह से आपने देखा होगा कई बार तारक चिन्ह जो होता है वो कई बार आपका, जब आप कोई एक चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो उस चैप्टर में कहीं ना कहीं बीच में किसी एक जगह पर या एक चैप्टर में एक पेज पर 3-4 जगह पर कई शब्दों के ऊपर ये स्टार जैसे बने रहते हैं। तो ये जो स्टार होते हैं इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि इनके बारे में कोई विशेष बात नीचे कही गई है, उनके बारे में कोई विशेष बात, तो सबसे नीचे वहां पर लिखा होता है कि 1 स्टार का मतलब ये था, 2 स्टार का मतलब ये था। ठीक है। सपोज कीजिए वहां पर कोई राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है और राष्ट्रपति में कहीं पर नाम आया जो है APJ अब्दुल कलाम का। ठीक है। तो और अब्दुल कलाम का जहां नाम आया वहीं पर अब्दुल कलाम के आगे 1 स्टार लिखा हुआ है, तो नीचे उनके बारे में दिया जाएगा कि ये गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे, ये गैर राजनीतिक थे और इनकी मृत्यु जो है विदेश में हुई थी और यहाँ पर हुई थी। ठीक है। तो इस तरह से उनके बारे में जो भी बात हमें कहनी है वो हम एक स्टार लगा करके कह देते हैं। ऐसे ही देखिए बात ये लगभग एक जैसी बात है टिप्पणी। तो यहाँ पर क्या है, जरूरी नहीं है, देखिए टिप्पणी करके वो क्या है 1 और 2 3 ये नंबर भी देकर के टिप्पणी दे सकते हैं। वो तारक चिन्ह कहने के बावजूद भी नीचे टिप्पणी ही देनी है और ये स्टार लगा देने के बाद भी टिप्पणी ही देनी है। उसके बारे में टीका टिप्पणी जो होती है, जो बात कहनी है, या हम वहाँ पर डॉट भी लगा देते हैं। तो इस तरह का कई जगह आपको मिल जाता है। तो टिप्पणी एक अलग बात हो गई, मतलब तारक में सिर्फ स्टार ही बनाएंगे, लेकिन टिप्पणी में हम स्टार का प्रयोग भी कर लेंगे, 1 2 3 का प्रयोग भी कर लेंगे और या फिर हम वहां पर किसी डॉट का प्रयोग भी कर लेंगे। ठीक है। तुल्यता का मतलब बराबर होता है, सभी लोग जानते हैं। तिर्यक रेखा ये स्लैश होता है, जिसको हम ऑब्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्लिक कहते हैं। देखिए अपूर्ण सूचक क्या होता है, ये इस तरह का होता है, ये बहुत सारे इस तरह से आपने देखा होगा। जब आप अपना ATM से रुपया निकालते हैं तो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है या आप अपना आधार कार्ड जनरेट करते हैं, आप आधार कार्ड को प्रिंट उसका लेते हैं, तो कई बार आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें लास्ट के, शुरू के या बीच के कुछ अंक दिए जाते हैं, बाकी को छोड़ दिया जाता है, तो वो अपूर्ण सूचक, यानी ये जो है अपूर्ण है, इस तरह की सूचना देता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है आपका समाप्ति सूचक। तो देखिए यहाँ समाप्ति सूचक में आपने देखा होगा किसी भी चैप्टर को जब हम फिनिश करते हैं तो वहां पर ट्रिपल स्टार बना रहता है या ट्रिपल डॉट होता है। ठीक है। 3 डॉट आपको मिल जाते हैं, या कई बार आपने देखा होगा कि आपको इस तरह का एक साइन मिल जाता है। जब भी आप किसी चैप्टर को फिनिश करते हैं तो वहां पर ऐसे साइन आ जाते हैं, या फिर आपके इस तरह से ये 3 स्क्वायर जैसे बने रहते हैं। तो ये जो होते हैं समाप्ति सूचक होते हैं, ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है आपकी जो बात थी वो यहाँ पर समाप्त हो रही है, आपका टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और देखिए इसमें एक रह गया है अभी मेरे ख्याल से, अभी जो मुझे याद आया, उद्धरण चिन्ह। देखिए उद्धरण चिन्ह क्या होता है? उद्धरण चिन्ह होता है आपका इन्वर्टेड कामा। आपने सबने पढ़ा हुआ है। जैसे हम किसी को नाम लिखते हैं, बेचैन, अज्ञेय, ठीक है, इस तरह से जब हम किसी का नाम लिखते हैं, मतलब जो कोई भी ऐसी बात होती है जिसको हम लिखते हैं नाम के साथ, ये उनका निक नेम होता है, अक्सर आपने यहाँ पर देखा होगा, तो सिंगल कॉमा या डबल कॉमा में लिखा रहता है, इसको हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं या फिर उद्धरण चिन्ह हिंदी में कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और पूरा एक टॉपिक था, छोटा सा चैप्टर मान लीजिए, एक अच्छा टॉपिक था ये, तो आप इसको जरूर कवर करिए, अच्छे से इसको याद रखिए। मैं एक एक्सरसाइज इसका जरूर और बहुत जल्द कभी भी दूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, अच्छी लगी होगी क्लास, ठीक है। तो अगली क्लास तक के लिए आप इनकी तैयारी करिए। मैं कभी फिर बहुत अच्छे किसी टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। धन्यवाद।